बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपया महिला समृद्धि योजना के तहत देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली चुनाव की रेवड़ी राजनीति में बीजेपी ने भी अपने तीर छोड़ दिए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि महिलाओं को महीने में 2500 रुपए मिलेंगे। गरीबों को 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर होगा और गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। महिलाओं को सिलेंडर के लिए 500 रुपए सब्सिडी देंगे। कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है और इसीलिए कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। इसके अलावा अटल कैंटीन के तहत झुग्गी झोपड़ी वालों को बीजेपी ने 5 रुपए में खाना खिलाने का वादा भी किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी दिल्ली में सरकार बनी तो छात्रों को भी फ्री बस सुविधा मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक और रवड़ी उछाली। पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि मेट्रो में छात्रों को 50% छूट दें और फिर दिल्ली में छात्रों के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया। जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शुक्रवार को बीजेपी के संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया। बीजेपी महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा कर रही है। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वादा है। केजरीवाल ने कहा कि यह संकल्प पत्र नहीं, केजरीवाल पत्र है। वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में फ्री वादों की होड़ अब एक नया रूप ले चुकी है। कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर रेवड़ी बांटी जा रही है और सभी पार्टियां इसमें शामिल होना चाहती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसकी सिफारिशें अगले साल से लागू होंगी। सरकार के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्दी ही की जाएगी, जिसके बाद सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह मशवरा की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। आम बजट से ठीक पहले कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही 8वें वेतन आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है। जल्दी ही 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। उद्योग जगत ने कैबिनेट के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बजट से ठीक पहले कैबिनेट ने एक 8th पे कमीशन को अप्रूव किया है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी पे कमीशन आया उसको लेके एक बज़ होता है अर्थव्यवस्था में और 1 करोड़ से करीब लोगों को इसका फायदा मिलता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसका इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में कितना महत्वपूर्ण है ये 8th पे कमीशन को जो मंजूरी दी गई है? आई थिंक कंजम्पशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए इसका, और टाइमिंग भी बहुत सही है इसका। बट आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज़ बीन वेरी वेरी केयरफुल ऑन फिस्क। तो फिस्क पे अगर इम्पैक्ट नहीं होता है और ये मनी अगर सीधा हैंड्स ऑफ कंज्यूमर में जाता है और अगर उसका कुछ परसेंटेज भी कंजम्पशन में बदलता है तो इट्स अ ह्यूज पुश टू द इकोनॉमी एंड टू द डिमांड। अब सबको इंतजार 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन का है। अभिनेता सैफ अली खान के घर घुसपैठ कर उन पर हमला करने वाला आरोपी 40 घंटे के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले में आखिरी बार इस फरार आरोपी को बांद्रा स्टेशन के पास देखा गया था। ये सीसीटीवी तस्वीर रात 1:37 की है। ये शख्स तब मुंह ढककर सैफ की इमारत के 6ठे माले पर जा रहा है। मुंबई पुलिस ने इससे मिलते जुलते चेहरे वाले एक शख्स को बांद्रा थाने बुलाकर पूछताछ की, मगर उसे छोड़ दिया गया। यानी अब इस वारदात को 2 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को मुख्य आरोपी का पता नहीं है। इस मामले में मुंबई पुलिस सैफ के घर कारपेंटर का काम कर रहे वारिस अली सलमानी से भी बीते 24 घंटों से पूछताछ कर रही है।
ये उसकी पत्नी नसरीन का कहना है। मेरे आदमी कारपेंटर का काम चालू किए थे, उसी दिन ये केस हो गया रात में। मैं मिलने आई, पूछताछ के लिए लाए हैं। पूछताछ के लिए आए। कितनी देर से आपके पति यहाँ पर हैं? 24 घंटे से ऊपर हो गया। क्या नाम है उनका? वारिस अली सलमानी। आपको पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया है कि क्या कारण? बोले हैं, पुलिस बोले आप लोग घर जाइए, वो आराम से हैं, लेटे बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पूछताछ हो रही है बस। कल सुबह 4 बजे पुलिस लेने आई थी कि उनको यहाँ बुलाया गया था? पुलिस नहीं आई थी, फोन करके सर लोग बुलाए थे। तो सीसीटीवी फुटेज से कुछ साफ संकेत मिलने के बावजूद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें आईसीयू से निकालकर एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि रीढ़ की हड्डी में जो उन्हें चोट लगी थी वो काफी गंभीर थी, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना टल गई। चाकू का ये वो टुकड़ा है जो सैफ अली खान की रीढ़ से निकाला गया। सीसीटीवी फुटेज में ये हादसा कैद हुआ जो उनकी जान पर भारी पड़ सकता था। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। हिज पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव्ड। ही इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम आईसीयू टू अ स्पेशल रूम फॉर हिम। एनडीटीवी ने उस ऑटो रिक्शा वाले से भी बात की जिसने समय रहते सैफ को अस्पताल पहुंचाया था। वाइट कमीज सलवार पहन के पूरा एकदम बिल्कुल खून से लदा हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का पूरा दिख रहा है वाइट। तो देख के उसके बाद जैसे घाव लगा है कि बोलो चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो, तो बैठाया गया। उनके बाद एक बच्चा बैठा उनके साथ में, एक यंग आदमी जो थे उनमें साथ में बैठे गए। तो बोले चलो हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल का डिस्टेंस नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर जब गार्डन पार करने के बाद बोले कि अपना होली फैमिली चला जाए कि अपना लीलावती, तो सैफ बोले कि लीलावती लेके चलो। सैफ अली खान की हालत अब स्थिर है और डॉक्टरों की मेहनत और समय पर इलाज ने उन्हें एक बड़े खतरे से बचा लिया। हालांकि आरोपी की तलाश अब भी जारी है। कर्नाटका में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार बैंक डकैती हुई। मैंगलोर के पास उल्लाल में 5 नकाबपोश बदमाश एक सहकारी बैंक में घुसे, तकरीबन 12 करोड़ रुपए मूल्य के गहने, सोना और कैश ले उड़े। इससे पहले कर्नाटका के ही बिदर में एक कैश वैन सुरक्षाकर्मी की हत्या कर बदमाश 93 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। इनका अब तक पता नहीं चल पाया। मैंगलोर के पास उल्लाल के सहकारी संघ बैंक कोटेकर में तकरीबन 12 करोड़ रुपए मूल्य के गहने, सोना और कैश की डकैती के बाद इसी ब्लैक फिएट कार में बदमाश भागे। पुलिस के मुताबिक 25 से 35 वर्ष की आयु के 5-6 व्यक्तियों का हथियारबंद समूह नकाब पहने हुए बैंक में घुसा। वे हिंदी में बात कर रहे थे। बदमाशों ने कर्मचारियों को धमकाया और उन्हें तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया, जिसमें सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान थे। प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि चोरी की गई वस्तुओं का मूल्य लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का मैंगलोर में कार्यक्रम था। इस वजह से पुलिसकर्मियों की मौजूदगी उल्लाल में कम थी, जिसका बदमाशों ने फायदा उठाया। वहीं गुरुवार को कर्नाटका के बिदर में कैश वैन डकैती कर सुरक्षा कर्मियों की हत्या के बाद फरार हुए बदमाशों का अब तक पता नहीं चल सका। इन बदमाशों ने बिदर के बाद तेलंगाना के हैदराबाद में भी गोलीबारी की थी। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ियों की स्थिति नहीं सुधर पा रही है। हालात ये हैं कि 34,143 आंगनवाड़ी केंद्र बिना भवन के हैं या किराए के भवन में संचालित हैं। 4,044 आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में हैं। इस छोटे से कमरे में अगर पूरी हाजिरी लगे तो 87 बच्चों को बिठाना होगा। यही उनके वजन को मापने की मशीन, खाने के बर्तन भी रखे हैं। दीवार पर चिपके पोस्टर और चटाई पर बैठे बच्चे। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शिवनगर में किराए पर चल रही आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं। बच्चों को बुलाते हैं, उनको खाना नाश्ता देते हैं, पढ़ाते हैं, अनुचित शिक्षा देते हैं। भवन किराए पर है या सरकार का? किराए से है सर। टीन शेड में संचालित हो रही ये दूसरी आंगनवाड़ी भोपाल के रोशनपुरा में है। जर्जर हो चुके कमरे में 65 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। विधानसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक
मध्य प्रदेश में कुल 97,329 आंगनवाड़ी संचालित हैं। करीब 40% आंगनवाड़ी या तो भवन विहीन या किराए के भवन में हैं। 4,044 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत जर्जर है। प्रदेश में 34,143 से अधिक आंगनवाड़ी बिना भवन के हैं। 5 साल में राज्य में 194 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 4,300 भवन स्वीकृत किए गए। अब तक इनमें से 1,399 भवन ही बनकर तैयार हो पाए, यानी हर साल औसतन 300 आंगनवाड़ियों को ही नया भवन मिला। इस रफ्तार से आंगनवाड़ी के लिए खुद का भवन बनाने में 100 साल से अधिक का वक्त लगेगा। मियाद कितनी होगी खुद मंत्री जी को नहीं पता। देखिए, हम लोग धीरे धीरे ये कोशिश कर रहे हैं। कई नगरीय क्षेत्रों में ये परेशानी है कि वहाँ जगह नहीं मिल पाती है, तो इसलिए भी वो किराए के या ऐसे जगह पे चल रहे हैं। तो हम लोग आने वाले समय में धीरे धीरे कर रहे हैं और बनाएंगे आंगनवाड़ी भवन। असम के डीमा हसाओ जिले के उमरांशु में कोयले के खदान में जो हादसा हुआ है, वहाँ पे तलाश अब 2 हफ्ते से जारी है और इसके बीच इस हादसे में जो मजदूर मारे गए हैं और जो मजदूर लापता है, उनके परिवार वालों के लिए मुआवजा की घोषणा राज्य सरकार ने की है। असम सरकार ने इस हादसे के ऊपर न्यायिक जांच का भी ऐलान किया है। उमरांगसो के कालामाटी में हुई खान त्रासदी की जांच के लिए सरकार एक एसआईटी बनाएगी, जिसकी अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे। जांच में ये देखा जाएगा कि इस हादसे के लिए कौन सी संस्थाएं और कौन से लोग जिम्मेदार हैं। फिलहाल सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि 4 मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुकंपा राशि दी जाएगी। जिन 5 लोगों का अभी पता नहीं चला है, अगर वो मिल जाते हैं तो उनके परिवारों को भी ये राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि दीमा हासाओ की खान में 11 करोड़ लीटर पानी जमा है, जिसे निकालने में मौजूदा रफ्तार से 60 दिन लगेंगे। इस बीच सरकार ने कई फैसले किए हैं। 220 रैट होल्स की पहचान की गई है। रैट होल माइनिंग पर पूरी पाबंदी लगाने के लिए नए एसओपी बनाए जाएंगे। एसआईटी मौजूदा रैट होल माइंस को बंद करने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन विपक्ष अब भी सरकार के इरादों पर सवाल उठा रहा है। एनडीटीवी ने नर्सिंग घोटाले की परतें खोली, फिर सीबीआई जांच शुरू हुई, बाद में सीबीआई ही जांच के दायरे में आ गई और अब पता लगा है कि जांच से जुड़ी मूल फाइल और सीसीटीवी फुटेज दोनों गायब हैं। नर्सिंग घोटाले की तफ्तीश में एनडीटीवी ने बताया था कि कैसे जिन पर नियम बनाने का जिम्मा था वो खुद नियम तोड़ नर्सिंग की सीटों का सौदा कर रहे थे। कैसे जिन्हें जांच का जिम्मा मिला वो अचार की बरनी और छाछ के गिलास जैसे कोड वर्ड में भ्रष्टाचार को पी रहे थे। लेकिन लगता है ये सब ट्रेलर ही था, क्योंकि सीबीआई जांच में जिन 200 नर्सिंग कॉलेजों में खामियां मिली थी, उनकी जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की प्रोसीडिंग की मूल फाइल, दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज गायब है। यही नहीं, यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे से भी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया गया है। इन फाइलों में कमेटी के बैठक मिनट्स और अहम दस्तावेज थे। कमी वाले कॉलेजों को पात्र श्रेणी में लाने के दस्तावेज थे। हाई कोर्ट मॉनिटरिंग में फाइल गायब होने से विभाग का पक्ष कमजोर होगा, ऐसी आशंका है। नर्सिंग काउंसिल से सीसीटीवी फुटेज गायब हुए हैं, साथ ही कुछ नस्तियां गायब हुई हैं। हमने पहले भी आवेदन पेश करके ये आरोप लगाए थे। सरकार कह रही है वो जांच करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से दिखवा लेते हैं, उसकी जांच का विषय है। मेरे को आपके द्वारा ये संज्ञान में आया है, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उधर जानकारों का कहना है कि मूल फाइल गायब होने से जांच और इंसाफ दोनों में देरी होगी। दिल्ली में आज दुनिया भर के और भारत के खास नामचीन खिलाड़ियों को लेकर रौनक रही। खेल सितारे खेल सम्मान से नवाजे गए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी खेल पुरस्कार बिना विवादों के नहीं दिए जा सके। मनु भाकर के नाम को लेकर विवाद हुआ। सुच्चा सिंह और मुरलीकांत पेटकर जैसे नामों को 50 साल का इंतजार करना पड़ा पुरस्कार पाने के लिए, लेकिन आखिर में सबने कहा देर आए दुरुस्त आए। सुश्री मनु भाकर। आखिरकार मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान मिल ही गया, लेकिन खेल पुरस्कारों की सूची में उनका नाम आने से पहले अच्छा खासा विवाद हुआ। उन्होंने खुलकर इस विवाद पर एनडीटीवी से बात भी की। कहा अब उनकी नजर वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है। आई एम श्योर उन्होंने बहुत सोच समझकर ही ये प्रोसेस को बनाया होगा, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, और सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो भी बहुत सोच समझकर डिसीजंस लेती होंगी। मनु भाकर के अलावा चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, हॉकी के हीरो हरमनप्रीत सिंह और हाई जंपर
प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न मिला। अलग अलग खेलों से जुड़े 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। नवदीप सिंह, सरबजीत सिंह के साथ मुरलीकांत पेटकर और सुच्चा सिंह भी इस सूची में शामिल रहे। पेटकर और सुच्चा सिंह को लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मिला। 1968 से हैंडीकैप के लिए विजय मंच सबने बॉम्बे में चालू किया। अर्जुन अवार्ड बहुत दिन के बाद मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। अभी जो अवार्ड लिया है इतने लंबे से मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही जब मैंने ये न्यूज़ सुनी। भारत की नज़र 2036 के ओलंपिक खेलों के आयोजन पर है, लेकिन पुरस्कारों पर होने वाले विवाद खेल के इकोसिस्टम पर असर डालते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कई विदेशी नजर आ रहे हैं, जिन्हें संन्यास की परंपरा और भारतीय जीवन शैली आकर्षित कर रही है। शनिवार को महाकुंभ में श्री सन्यासिनी दशनामी अखाड़ा में बड़ी संख्या में महिला सन्यासियों को दीक्षा दी जाएगी। इनमें कई विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। I was introduced about Sanatan Dharma. भारत में आने से पहले मुझे सनातन के बारे में पता चला था। मेरी आत्मा से आवाज आई सनातन को अपनाने की। उसके बाद मैं ध्यान करने में लग गई। And it was speak to my soul. And since I do meditation, after my father was in India, bring me to here. कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कई महिलाओं को आधिकारिक रूप से महिला सन्यासी बनाया जाएगा। इसमें ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल, इटली से आई महिलाएं भी शामिल हैं। 12 साल इन्होंने सेवा करी। सेवा में ये सफल हुई। सेवा में जब सफल हुई तभी मैंने उनको संस्कार, हमारे अखाड़े की परंपरा के अनुसार 12 साल गुरु की सेवा करने के बाद जो शिष्य सफल होता है पूर्ण तरह ईमानदारी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, उसके बाद ही उसको संस्कार की दीक्षा दी जाती है। कांग्रेस के प्रमुख अरावल दस्तों में से एक राष्ट्रीय सेवा दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुकाबले के लिए खुद को पूरी तरह से बदलने की कवायद में जुटा है। जयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंथन हो रहा है। ये प्रस्ताव अगर पारित होंगे तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सेवा दल का चेहरा और उनके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिवसीय बैठक में इस बात पर मंथन हो रहा है कि आरएसएस की शाखा के मुकाबले सेवा दल को केंद्रीय प्रवृत्ति शुरू करना चाहिए, जिसमें सेवा दल ध्वज वंदना करे, आरएसएस के पथ संचलन की तरह सेवा दल फिर से प्रभात फेरी शुरू करे, आरएसएस के प्रचारकों की तरह सेवा दल विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर विचारक तैयार करे, सेवा दल रवि मिलन कार्यक्रम भी शुरू करे। हमारी रणनीति, हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं, राष्ट्र निर्माण, जनसेवा, संगठन निर्माण, नेतृत्व निर्माण, प्रशिक्षण का साथ में जुड़ा हुआ और उसी तरीके से प्रचार प्रसार, चुनाव कैंपेन के सेवा दल में बदलाव की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भाजपा नेताओं ने तंज कसा है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि अगर आरएसएस की तर्ज पर सेवा दल को चलाना है तो कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं को शाखा में आकर इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। वैसा काम करो तो आई जाओ। अब इसमें मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ ना कि वो इस तर्ज पर, और मेरे ख्याल से राहुल जी को पता चल जाएगा तो वो इस पूरी टीम को ही मतलब बर्खास्त कर देंगे। सुब्बा राव ने 8 दिसंबर 1923 को हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से सेवा दल का गठन किया था, जबकि हेडगेवार ने 2 साल बाद 27 सितंबर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। आरएसएस की तर्ज पर सेवा दल में बदलाव की कवायद क्या रंग लाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पिछले 1 दशक में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री 260% बढ़ी है और 2030 तक अनुमान है कि भारत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार 20 लाख करोड़ का हो जाएगा। इसका असर ऑटो शो में भी देखने को मिल रहा है और तमाम बड़ी कंपनियों के पवेलियन में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस बार देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में तरह तरह की गाड़ियों की बहार है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने इस ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को इस बार लॉन्च के लिए तैयार कर दिया है। एक चार्ज में 500 किलोमीटर तक की रेंज ये गाड़ी दे सकती है। कुछ महीनों में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अगर सेफ्टी की बात करें, इस गाड़ी के अंदर
लेवल 2 एडास दिया गया है, पहली बात। दूसरा, इसके अंदर 7 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, यानी सेफ्टी के लिहाज से भी ये काफ़ी अलग है बाकी मारुति सुजुकी की गाड़ियों से। हुंडई ने भी सुरक्षा से जुड़े आधुनिक फीचर से लैस क्रेटा इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया। क्रेटा इलेक्ट्रिक में 2 बैटरी पैक दिए गए हैं और इसकी शुरुआती कीमत 17,99,000 रुपए रखी गई है। जहां एक और बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक मॉडल उतार रही हैं, तो एक स्टार्टअप हमें ऐसा भी मिला जिसने सोलर पावर से चार्ज होने वाली कार बनाई है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो 3 बैटरी पैक के ऑप्शन बताए गए हैं कि इसमें होंगे जब इसको डिलीवर किया जाएगा, जिसमें से लोग चूज कर पाएंगे। 18 किलोवाट का सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा जो एक चार्ज में करीब 250 किलोमीटर तक इस गाड़ी को ले जा पाएगा। ये मैक्सिमम रेंज इनकी तरफ से बताई गई है। कीमत बताई जा रही है कि 4 से 6 लाख के बीच हो सकती है। इतना ही नहीं, इस बार आपको इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार भी देखने को मिलेगी। MG मोटर ने इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक रोडस्टर कार MG साइबरस्टर को भारतीय बाजार में उतार दिया है। इलेक्ट्रिक सीजर डोर्स वाली ये आकर्षक कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 3.2 सेकंड में पकड़ सकती है। इसके लिए प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है।